चीन ने अपने रेगिस्तान में एक साथ 12 लाख खरगोश छोड़ दिए हैं और जब से यह खबर दुनिया के सामने आई है तब से हर कोई यह जानकर हैरान है और सोचने को मजबूर है कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया। रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश को छोड़ने के पीछे चीन का इरादा क्या है? रेगिस्तान में तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो यह खरगोश वहां सरवाइव कैसे करेंगे? चीन के इस नए प्रोजेक्ट से जुड़े ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की यह वीडियो और जानते हैं कि आखिर चीन ने यहां 12 लाख खरगोश रेगिस्तान में क्यों छोड़ दिए। क्षेत्रफल के हिसाब से चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। लेकिन चीन की समस्या यह है कि इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है। चीन में कई छोटे बड़े रेगिस्तान हैं। इन सभी को मिलाकर चीन का डेजर्ट एरिया लगभग 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि उसके कुल क्षेत्रफल का 20% है। चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी डेजर्ट और हामे डेजर्ट है। रेगिस्तान तो दुनिया में बहुत सारे देशों के पास है और इसे लेकर ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता, लेकिन चीन के साथ समस्या यह है कि उसका डेजर्ट एरिया बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ती रेगिस्तानी को डेजर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और बढ़ते इंडस्ट्री की वजह से डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। चीन की उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है और जमीन बंजर होने की वजह से उन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी अपना इलाका छोड़कर शहर में आना पड़ रहा है, जिस वजह से शहर में भीड़ बढ़ती जा रही है। डेजर्टिफिकेशन की इस समस्या की वजह से चीन ने लगभग 40 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है और इससे चीन की इकोनॉमी को सालाना लगभग 54 करोड़ युआन का नुकसान हो रहा है। अगर यह नुकसान सिर्फ कुछ समय के लिए होता तो शायद चीन इसे बर्दाश्त भी कर सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि डेजर्ट एरिया साल दर साल बढ़ता ही जा रहा था और इसी के साथ उसका नुकसान भी बढ़ रहा था। इस समस्या के समाधान के तौर पर चीन की सरकार ने ग्रेट ग्रीन वॉल के नाम से एक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत रेगिस्तान में बदल रही जमीन पर हजारों की संख्या में पेड़ लगाने थे ताकि जंगल बढ़ने से डेजर्टिफिकेशन में कमी आ सके। इस योजना की शुरुआत शानदार रही। चीन के नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन्स के रेगिस्तानों में हजारों पेड़ लगाए गए, लेकिन योजना को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाने की वजह से थोड़ी ही समय में सारे पेड़ मरने लगे और समस्या पहले जैसी ही बनी रही। यह समस्या ऐसी थी कि चीन हर हाल में इसका समाधान चाहता था, क्योंकि चीन यह बात अच्छे से समझता था कि अगर उसने डेजर्टिफिकेशन को नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं जब आधे से ज्यादा चीन रेगिस्तान में बदल जाएगा और उसके सामने भूखमरी की नौबत आ जाएगी। भविष्य के गंभीर खतरों को ध्यान में रखते हुए चीन ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स वांग नाग को नियुक्त किया। वांग नाग के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। वांग नाग और उनकी टीम ने समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चीन के अलग अलग रेगिस्तान में जाकर वहां स्टडी की और समस्या को रोकने के उपाय तलाशने शुरू किए। स्टडी कंप्लीट होने के बाद वैज्ञानिकों की इस टीम ने चीन की सरकार के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें इस समस्या का समाधान सुझाया गया था। समाधान के तौर पर सबसे पहला सुझाव तो रिफॉरेस्टेशन का था, यानी कि जो एरिया दशकों से जंगल हुआ करता था वहां पेड़ लगाए जाएं। इसके अलावा रेगिस्तान और उपजाऊ जमीन के बीच बंजर जमीन को बाउंड्री जो है उस बंजर जमीन को जंगल के रूप में बदला जाए। इन सब के अलावा इस टीम की ओर से एक महत्वपूर्ण सुझाव ये भी दिया गया कि नए जंगलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होते ही इन इलाकों में खरगोश छोड़ दिए जाएं। अब खरगोश इस पूरी प्रक्रिया में मदद कैसे करेंगे वह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पर यहाँ पर सवाल यह है कि चीन की सरकार रिफॉरेस्टेशन की कोशिश पहले ही कर चुकी थी, जो पूरी तरह से असफल साबित हुई। तो फिर वैज्ञानिकों की टीम ने दोबारा वही सुझाव क्यों दिया? दरअसल इससे पहले सरकार की ओर से गलती ये हुई थी कि इन लोगों ने जंगल बनाने के लिए पेड़ लगाना शुरू किया तो इन्होंने एक ही प्रजाति के हजारों पौधे एक जगह लगा दिए, जबकि जंगलों में एक साथ कई प्रजाति के पौधे होते हैं और इन पौधों का ग्रोथ प्रोसेस और पोषक तत्वों की जरूरत अलग अलग होती है। इस अलग अलग जरूरत की वजह से सभी पौधों को बेहतर ग्रोथ का मौका मिल जाता है, लेकिन जब एक ही प्रजाति के सारे पौधे एक जगह पर होते हैं तब सभी की जरूरतें एक जैसी होती हैं। ऐसे में कंपटीशन बढ़ जाता है और ग्रोथ के लिए सुटेबल कंडीशन भी मिल पाता है। यही वजह थी जिसका कारण रिफॉरेस्टेशन की पिछली सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी।
इस नई कोशिश में वांग नाग के सुझाव के आधार पर पहले जंगलों का अध्ययन किया गया और यह पता लगाने की कोशिश की गई कि एक जगह पर कौन कौन सी प्रजाति के पौधे ग्रो कर सकते हैं और रेगिस्तान के कंडीशन के लिए कौन से पौधे सुटेबल रहेंगे। इस अध्ययन के बाद रिफॉरेस्टेशन के लिए पेड़ पौधे की पूरी लिस्ट तैयार की गई और काम इस लिस्ट के आधार पर नॉर्दर्न चाइना के कई रेगिस्तानी इलाकों में शुरू हुआ। बंजर जमीन को फर्टाइल करने के लिए जहां जहां पर पौधे लगाए गए वहां रेगिस्तानी जमीन के रेतीले परत को हटाकर नदी से लाई गई मिट्टी डाली गई ताकि शुरुआत में पौधे आसानी से सर्वाइव कर सकें। पौधों को जीवित रखने के लिए अलग अलग तरह से फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग किया गया। पौधे लगाए जाने के बाद इसमें नियमित तौर पर पानी देने के लिए सरकार की ओर से कई लोगों को नियुक्त किया गया जो पौधों की देखभाल करने के साथ ही नियमित तौर से उन्हें पानी देते थे। पेड़ लगाए जाने के बाद सरकार के सामने दूसरी चुनौती आसपास की बंजर हो चुकी जमीन को उपजाऊ बनाना था ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को अपने इलाके छोड़कर शहर में ना जाना पड़े। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं लाई गईं। ऐसे में फसलों की लिस्ट बनाई गई जो रेतीली मिट्टी में आसानी से उग सकें और उसे पानी की भी कम जरूरत हो। इन इलाकों में खेती के लिए वैज्ञानिकों ने नया तरीका भी ढूंढा और उस तरीके के हिसाब से आसपास के किसानों को ट्रेनिंग दी गई। जंगल के निर्माण के लिए पेड़ लगाने और खेती की शुरुआत करने के बाद अब बारी थी जंगल के लिए परफेक्ट इकोसिस्टम तैयार करने की। कोई भी जंगल सिर्फ पेड़ पौधों से जंगल नहीं बनता, बल्कि वहां रहने वाले जीव जंतु और पक्षी मिलकर जंगल को जंगल बनाते हैं। वांग नाग ने सरकार को सुझाव दिया कि हमें डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ऐसे जंगल को बनाना होगा जो सदियों तक चलता रहे और जीव जंतुओं के बिना कोई भी जंगल इतने दिनों तक बच नहीं सकता। इसलिए इन जंगलों में जीव जंतुओं को लाने के लिए वांग नाग ने सबसे पहले यहाँ पर खरगोश छोड़ने का सुझाव दिया। दुनिया में जीव जंतु तो बहुत सारे हैं, तो फिर खरगोश क्यों? रेगिस्तानी इलाकों में और खासकर ऐसे इलाकों में जहां पेड़ पौधे अभी भी ग्रो होने शुरू हुए हैं, वहां सरवाइव करना बाकी जानवरों के लिए काफी कठिन था। इसलिए वैज्ञानिकों ने इन इलाकों में छोड़ने के लिए खास तौर पर रैक्स रैबिट को चुना था। रैक्स रैबिट मूल रूप से फ्रांस में पाए जाते हैं। खरगोश की यह प्रजाति रेगिस्तानी इलाकों में कम खाना और पानी के बावजूद आसानी से सर्वाइव कर सकती है। चीन में वैसे तो पहले से ही अलग अलग प्रजाति के करोड़ों खरगोश पाए जाते हैं, लेकिन रैक्स प्रजाति के खरगोश की संख्या उनके पास बहुत कम थी। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने उन इलाकों में रहने वाले किसानों को ट्रेनिंग दिलवाई और उन्हें पैसे देकर रैक्स खरगोश का पालन करना शुरू किया। आपको बता दें कि खरगोश की आबादी काफी तेजी से बढ़ती है। इस प्रजाति की मादा खरगोश साल में 40 बच्चे तक दे सकती है और इनका शारीरिक विकास भी तेजी से होता है। सरकार के द्वारा योजना शुरू किए जाने के कुछ साल के अंदर ही चीन के पास लाखों रैक्स खरगोश हो गए, जिन्हें धीरे धीरे करके टारगेट एरियाज में छोड़ा जाने लगा। ये खरगोश मिट्टी की खुदाई करके जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहते। इन्हें के द्वारा ही की जाने वाली मिट्टी की खुदाई से जमीन बंजर होने से बचती है और पेड़ पौधे बीज आसानी से मिट्टी के अंदर जाकर पेड़ बनकर उगते हैं। इसके अलावा जंगलों में अनचाहे घास और पौधों को खाकर बाकी पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्व बचाने का काम करते हैं। इसके अलावा इनका वेस्ट मटेरियल भी बंजर जमीन के लिए उर्वरक का काम करता है। तो यह सारे फैक्टर मिलकर रिफॉरेस्टेशन प्रक्रिया में खरगोश को महत्वपूर्ण बनाते हैं। चीन ने धीरे धीरे करके लगभग 12 लाख खरगोश जंगल में छोड़े थे, जिसका असर भी काफी जल्दी देखने को मिलने लगा। खरगोशों को छोड़ने के लिए सबसे पहले जिन 100 किलोमीटर क्षेत्र का चुनाव किया गया था, वहां खरगोश छोड़े जाने से पहले हरियाली सिर्फ 3% तक की थी, जबकि खरगोश छोड़े जाने के बाद कुछ साल के अंदर ही यहां हरियाली बढ़कर 84% तक पहुंच गई। इस एक जगह प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद अब चीन बाकी जगहों पर भी इस योजना को लागू करने और डिजर्टिफिकेशन को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी चीन के द्वारा जंगल में छोड़े गए 12 लाख खरगोश की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।